आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति। तो जैसे आपको पता ही है कि किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि एनफोर्सेबल हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तब वो एग्रीमेंट बनता है, जहाँ पर जो है प्रपोजल भी है, एक्सेप्टेंस भी है और साथ में जो है वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं जिसमें एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होता है, तब वो एग्रीमेंट बन जाता है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थोड़ा सा आपको याद करा देते हैं कि हमने अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो अगर आपने एग्जाम में लिखना है तो इसी तरह से लिखना है। यूएस को आप अंडर सेक्शन कंप्लीट भी लिख सकते हैं, अंडर सेक्शन, और U/S करके भी लिख सकते हैं, अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग एक्ट्स हैं, तो उनमें जो है वो अलग अलग सेक्शंस हैं। तो जब भी आप किसी सेक्शन को कोट करेंगे तो आपने साथ में उस एक्ट का नाम लिखना है कि किस एक्ट के अंडर जो है उस सेक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज़ है कि प्रस्ताव के बारे में, या प्रपोजल को या ऑफर भी कह देते हैं। तो जो डेफिनेशन है उसमें वर्ड यूज किया गया, प्रपोजल एंड ऑफर आर सेम व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक प्रपोजल। तो इसमें क्या है कि डेफिनेशन से ही अगर हम इसको थोड़ा सा टुकड़ों में, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि पता चलेगा आपको। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, तो एक पर्सन जो है वो सिग्निफाई करता है, बताता है, बोलता है, या अपनी इच्छा जाहिर करता है। हिज विलिंगनेस टू डू, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है एक पर्सन जो है, किस बारे में? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, तो कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। एब्सटेन का मतलब रोकने से रिलेटेड होता है। तो उसको कुछ अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि कुछ करे या कुछ ना करे, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। तो उसका किस लिए किया उसने? कि वो दूसरे पर्सन की सहमति, एसेंट का मतलब है सहमति, कि उसकी सहमति को प्राप्त करने के लिए उसने ये काम किया है। उस एक्ट के लिए या उस एक्ट को ना करने के लिए जो है वो चाहता है कि दूसरा पर्सन उसके लिए सहमति दे। तो ये कहा जाएगा कि उस पर्सन ने प्रपोजल दिया है। तो मतलब एक पर्सन ने दूसरे को अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं चाहता हूं कि आप ये काम करें या ये काम ना करें। तो उसका ऐसा काम करने के लिए या नहीं करने के लिए कहना, इस इच्छा से। तो उसमें ये साथ भी ध्यान रखना है कि उसकी जो है उसमें ये इच्छा होनी चाहिए कि वो दूसरे की सहमति चाहता है, वो भी जरूरी है। तो सिर्फ उसकी एक अपनी व्यू पॉइंट ना हो, अपनी जो इच्छा है वो उसने इसलिए जाहिर किया कि दूसरा पर्सन जो है उसके ऊपर अपनी सहमति जाहिर करे, तब उसको जो है वो कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल दिया है, उसने ऑफर दिया है। और अंडर सेक्शन 2C ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहा गया? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर, जिसने वो प्रपोजल दिया है उसको प्रोमिसर कहेंगे। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। तो जिसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, जिसको प्रपोजल दिया गया है, वो प्रोमिसी है, और जिसने वो ऑफर दिया है या वो प्रपोजल दिया है, दैट इज नोन एज प्रोमिसर। क्लियर? तो ये बेसिक हमने याद रखना है कि प्रपोजल का मतलब क्या है। एक्सेप्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट आज के वीडियो में हमने ऑफर के बारे में ही करना है। तो ऑफर का मतलब प्रपोजल, जब एक पर्सन ने अपनी इच्छा जाहिर की है किसी दूसरे के सामने उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए कि वो किसी काम को करे या ना करे, तो कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल दिया है। और जो पर्सन प्रपोजल देता है दैट इज नोन एज प्रोमिसर, और जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है दैट इज नोन एज प्रोमिसी। क्लियर? देन काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ ऑफर्स, की किस किस तरह के हो सकते हैं ऑफर्स। टाइप्स हैं इसके, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर का मतलब है कि एक्सप्रेस का मतलब जैसे मैंने बताया था पहले भी, स्पष्ट क्लियर कट आपने बोल के या लिख के बता दिया है। एक्सप्रेस का मतलब कि जिसमें जो है वो वर्ड्स के थ्रू आपने बोल के या लिख के बता दिया कि ए ने जो है वो बी को चिट्ठी लिखी कि मैं अपनी जो है वो कार आपको 2,50,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो वो एक एक्सप्रेस ऑफर है कि क्लियर कट टर्म्स में उसने जो है उस ऑफर के बारे में बता दिया है, बोल दिया है, तो वो एक्सप्रेस ऑफर हो गया। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब होता है कि जिसमें जो है वो उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर की वो ऑफर किया जा रहा है। तो जैसे आप किसी सेल्फ सर्विंग रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जाके खाना खा लेते हैं, तो आपने बोला नहीं कुछ, बट आपके बिहेवियर से है कि जब आपने उसकी सर्विसेज को कंज्यूम कर लिया, दैट मीन्स कि यू हैव टू पे, आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। और इम्प्लाइड जो है वो आपने वो ऑफर दिया है कि मैं खा के जो है इसकी पेमेंट करना चाहता हूँ। देन सेकंड आपके पास स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो ऑफर दिया गया। स्पेसिफिक का मतलब कि वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए दिया गया। और जनरल ऑफर का मतलब होता है कि उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल पब्लिक के लिए। कि मान लो जो है स्पेसिफिक ऑफर कि ए ने जो है वो कहा है बी को कि मैं जो है
अपनी कार जो है वो आपको 2,50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो वो ए ने बी को ही ऑफर दिया, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। उसमें जो है वो सी डी ई कोई आके अलग से उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो स्पेसिफिक ऑफर है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर बी। तो वो बी के लिए 2,50,000 है। हो सकता है कि वो सी को ना ही बेचना चाहता हूँ, या बेचना चाहता हो तो या किसी कम या ज़्यादा रेट में बेचना चाहता हो, तो स्पेसिफिक ऑफर का मतलब कि स्पेसिफिकली किसी पर्सन को दिया गया है। और जनरल ऑफर का मतलब कि वो जनरली सबके लिए जो है वो सेम है, कि मान लो मेरा कुछ सामान गुम हो गया और मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी कि जी मेरा इस सामान को जो ढूंढ के लाएगा उसको इतने पैसे दिए जाएंगे, तो उसमें चाहे कोई भी आ जाए तो उसको वो उतने पैसे या उतना इनाम जो है वो दे दिया जाएगा, वो जनरल ऑफर हो गया। देन स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है कि जो एक सर्टेन पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए जो है ओपन रहता है, वैलिड रहता है वो ऑफर, तो उसको स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। कि मान लो जो है वो ए कंपनी कहती है कि जी मैं बी कंपनी को जो है वो ये वाला सामान, मान लो जैसे कि कुछ कोयला है, तो वो कोयला जो है वो 500 रुपये केजी के हिसाब से जो है वो पूरे साल जो है वो बेचने के लिए तैयार हूँ, या मैं बेचना चाहती हूँ। तो ए कंपनी ने कहा है कि मैं जो है ये बी कंपनी को जो है वो 500 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो 500 रुपये पर केजी के हिसाब से कॉयल जो है वो सेल करना के लिए ऑफर देती हूँ। तो दैट इज स्टैंडिंग ऑफर एंड इट इज़ वैलिड फॉर 12 मंथ्स, कि वो 12 मंथ्स के लिए वैलिड है, वो स्टैंड करेगा। एक बार ही दिए गए, हो सकता है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, अब उसमें रॉ मटेरियल जैसे आपको बार बार परचेज करना है, तो बार बार परचेज करना है, तो उसमें बार बार ऑफर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। आपने कह दिया कि जी इतनी रेट पे जो है वो एक साल के लिए सप्लाई दी जाएगी, तो इतने रेट पे एक साल तक सप्लाई दी जाएगी, दैट मीन्स कि वो एक साल तक वो वैलिड रहेगी, उसमें बार बार ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। उनको स्टैंडिंग ऑफर्स कहा जाता है, कि जो एक सर्टेन पीरियड के लिए वैलिड रहते हैं। देन क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर, ये दोनों चीज़ें आपने जो है वो ध्यान रखनी है, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रॉस ऑफर क्या चीज़ है और काउंटर ऑफर क्या चीज़ है। तो पहले हम क्रॉस ऑफर के बारे में बताते हैं आपको। क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि दोनों पार्टीज हैं और दोनों का बात सेम ही है, बट दोनों पार्टी जो है वो एक दूसरे को ऑफर कर देती है, तो उसको क्रॉस ऑफर बोल दिया जाता है। क्रॉस ऑफर कि मान लो ए और बी हैं, तो ए ने, जैसे मान लो ए ने कार बेचनी, ए के पास कार है और वो ए कार बेचना चाहता है। ए ने बी को कहा कि मैं जो है अपनी कार आपको जो है 2,50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। दूसरी तरफ बी ने जो है वो ए को कह दिया कि मैं आपकी कार 2,50,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। तो ये जो है क्रॉस ऑफर हो गया, कि दोनों ने जो है सेम चीज़ें कही है, कि वो ए अपनी कार बेचना चाह रहा है 2,50,000 रुपये में, बी भी उसी कार को खरीदना चाह रहा है 2,50,000 रुपये में। तो उसने कहा कि मैं अपनी आपकी कार खरीदना चाहता हूँ 2,50,000 रुपये में, और ए ने कहा कि मैं अपनी वो कार 2,50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। तो उसको क्रॉस ऑफर कहेंगे, कि सेम चीज़ जो है वो ए ने भी कही है और बी ने भी कही है, बट यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एग्रीमेंट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों ने ही ऑफर दिए हैं, बट एक्सेप्टेंस किसी ने नहीं दी, तो उसको क्रॉस ऑफर, और वहाँ पे जो है वो कोई भी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा। दैट इज नोन एज क्रॉस ऑफर, कि दोनों पार्टीज सेम चीज़ कह रही हैं बट किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर भी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं, कि इसमें क्या है कि ए ने जैसे कहा है कि ए के पास कार है और वो अपनी कार को 2,50,000 रुपये में बेचना चाहता है, उसने बी को ये ऑफर दिया। दूसरी तरफ बी जो है वो ए को ऑफर दे रहा है कि मैं आपकी ये वाली कार जो है वो 2,50,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। तो दोनों की पार्टीज की तरफ से ऑफर हो गया। तो उसमें क्रॉस ऑफर कहा जाता है। काउंटर ऑफर में क्या मतलब होता है, अब ए ने कहा है कि मैं अपनी कार जो है वो 2,50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, और बी कहता है जी मैं 2,50,000 रुपये में नहीं खरीदना चाहता, मैं इसको जो है 2,00,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। तो उसने जो एक्सेप्टेंस दी है, दैट इज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, बट उसने कंडीशन लगा दी कि 2,50,000 नहीं जी, मैं 2,00,000 भी दूंगा। तो वो काउंटर ऑफर हो जाता है। तो काउंटर ऑफर में क्या है कि जिसमें जो है जिसको प्रपोजल दिया गया है, उस पर्सन ने यानी कि प्रॉमिजी ने जो है अपनी एक कंडीशन लगा दी, और ये बात जरूरी है कि एक्सेप्टेंस जो है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। तो इस तरह से काउंटर ऑफर में जो है वो ऑफर जो है वो खत्म हो जाता है। कि अगर आपने कह दिया कि ए ने कहा था कि 2,50,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, और बी ने कहा कि जी मैं 2,00,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफर खत्म हो जाएगा, वो उसकी वैलिडिटी खत्म रह जाएगी। अब वो बाद में उसको जो है वो 2,50,000 रुपये में भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जब तक कि ए दोबारा से उसको ऑफर नहीं देता कि जी आप मैं 2,50,000 रुपये में मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ। तो उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर में क्या है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी जाती है, बट क्रॉस ऑफर में क्या है कि दोनों पार्टीज जो है वो सेम चीज जो है वो एक दूसरे को ऑफर कर देती हैं, उसको क्रॉस ऑफर कहा जाता है। तो ये था हमारे पास काइंड्स और टाइप्स ऑफ ऑफर्स के बारे में।
देन असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर की एक जो वैध प्रस्ताव है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, की जिसने वो ऑफर दिया है उसकी इच्छा हो कि वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो एक वैलिड ऑफर के लिए भी जरूरी है कि उसमें जो है वो प्रस्ताव जो है वो वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया जाए, कि वो वैधानिक दायित्व उसका उत्पन्न करना चाहता है कि जो चाहता है कि एक लीगल रिलेशनशिप हो दोनों पार्टीज के बीच में। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जैसे एक आपके पास बेल्फर वर्सेस बेल्फर का हस्बैंड वाइफ का केस था, तो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया था कि मुझे जो है इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी तब तक जो है मुझे कुछ मनी भेजी जाएगी, बट कुछ समय के बाद उन्होंने भेजना बंद कर दिया। तो उसके लिए जो है वो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस किया था। तो कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वो जो प्रॉमिस उसने हस्बैंड ने किया था अपनी वाइफ से, तो उसमें उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की जो ऑफर दिया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि एक लीगल रिलेशनशिप की इच्छा उनके अंदर होनी चाहिए। देन ऑफर मस्ट बी सिग्निफाइड और कम्युनिकेटेड, प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है, मतलब कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो अगर जिसको वो उसने जिस पर्सन ने ऑफर के बदले में काम किया है, अगर उसको ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो इसके लिए बहुत ही एक फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, ऑफर मस्ट बी सिग्निफाइड और कम्युनिकेटेड, कि उस पर्सन को जो है वो उस ऑफर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस केस में दो पार्टीज हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। गौरी दत्त जो है एक मालिक था और उसका सर्वेंट था लालमन शुक्ला। गौरीदत्त जो है वो मालिक था और उसका जो है एक नौकर था लालमन शुक्ला। तो जो गौरीदत्त मालिक था उसका एक नेफ्यू था और वो नेफ्यू जो है वो गुम हो गया, खो गया। और जब वो नेफ्यू गुम हो गया तो उसने जो है अपने नौकर को ढूंढने के लिए भेज दिया, नौकर ढूंढने के लिए चला गया। और जब नौकर नहीं आया तो इतने पीछे से जो है वो, यानी कि जब नौकर जो है वो जा चुका था, तो गौरीदत्त ने अनाउंसमेंट करा दी कि जो है मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपये का इनाम, 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अब 501 रुपये का इनाम दिया जाना था। तो लालमन शुक्ला उसको ऑफर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लालमन शुक्ला उसको ऑफर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि उसको ये नहीं पता था कि गौरी दत्त ने जो है ये अनाउंसमेंट कर दी है कि उसके भतीजे को ढूंढ के लाने वाले को 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बट वो जो भतीजा था उसको जो है लालमन शुक्ला ढूंढ के ले आया और जो उसने जो है वो गौरी दत्त के हवाले कर दिया। अब हवाले कर दिया तो उसने जो है लालमन शुक्ला ने डिमांड की कि जी मुझे जो है ये 501 रुपये का इनाम मिलना चाहिए। अब वो 501 रुपये के इनाम के लिए उसने जो है वो कोर्ट में केस कर दिया। जैसे मैंने बताया था कि जिसका नाम पहले होता है वो केस करने वाला होता है, उसको हम प्लेंटिव बोलते हैं, और जिसका नाम बाद में होता है वो डिफेंडेंट होता है, जिसके ऊपर केस किया गया होता है। तो लालमन शुक्ला ने केस कर दिया। अब कोर्ट ने डिसाइड किया कि जब वो उस ऑफर दिया गया था तो उस ऑफर के बारे में लालमन शुक्ला को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए जो है ये लालमन शुक्ला जो है उस इनाम का हकदार नहीं है। तो दैट मीन्स कि ऑफर मस्ट बी सिग्निफाइड और कम्युनिकेटेड, कि उसका ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। बेशक वो सभी के लिए था, बट इसने जो है वो जो काम किया वो उसके लिए इसको उस ऑफर की कोई जानकारी नहीं थी। तो बिना ऑफर की जानकारी के उसने जो है उस काम को किया है, इसलिए जो है ये उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी कि इसको वो इनाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये केस आपने याद रखना। तो ये जो केसेस हैं इनको अगर हम कोट करते हैं, लिखते हैं, तो इससे थोड़े से मार्क्स हमारे एग्जाम में अच्छे आते हैं। देन ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, जो ऑफर है दैट मस्ट बी सर्टेन, मतलब क्लियर कट होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगी तो समझने में दिक्कत आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जो पिछली वीडियो थी हमारी, तो उसमें बताया था कि जो है दैट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, की जैसे मैंने बताया था कि एक पर्सन है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स में डील करता है और वो कहता है जी मैं आपको जो है वो 500 लीटर जो है वो ऑयल बेचना चाहता हूँ इतने रुपए में। तो उसने बताया नहीं कि कौन सा ऑयल बेचना चाह रहा है, तो जो है ऑफर इनवैलिड माना जाएगा। या वो क्वांटिटी नहीं बताता, वो कहता है जी मैं आपको ऑयल बेचना चाहता हूँ, बट कितना बेचना चाहता है वो उसने नहीं बताया। तो उसमें जो है वो हर चीज़ जो है वो सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए, तभी जो है ऑफर वैलिड ऑफर की कैटेगरी में आएगा। देन ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर, तो जो ऑफर है वो दूसरे पर्सन की सहमति प्राप्त करने के लिए, स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जो है वो किया जाना चाहिए। ये जरूरी है कि जो ऑफर है वो इसलिए किया गया है कि आप जो है दूसरे पार्टी की स्वीकृति चाहते हैं। ऐसे नहीं कि
अब दो दोस्त खड़े हैं और एक दोस्त ने कहा कि जी मैं अपने गाड़ी बेचने की सोच रहा हूँ, तो उसने, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाड़ी बेचने की सोच रहा हूँ और शायद सोच रहा हूँ कि चलो 10-20 हज़ार रुपये में बिक जाए, तो दैट इज़ नॉट एन ऑफर, कि उसने जो है उसकी सहमति के लिए नहीं किया, उसने अपनी एक ऐसी वैसी अपनी बात कह दी कि जी ऐसा सोच रहा हूँ, तो उसने उसकी सहमति के लिए नहीं वो कम्युनिकेशन किया था, तो उसको जो है हम वैलिड ऑफर की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। तो जब तक उसने, उसकी इच्छा ये नहीं है कि वो दूसरे पर्सन की सहमति चाहता है, तब तक जो है वो उसको एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जब वो ऑफ़र दिया जाए या दिया जा रहा है, उस टाइम पर जो है वो उस पर्सन जिसने ऑफ़र दिया है वो ये चाहता है कि दूसरा पर्सन उसको स्वीकृत करे, अपनी सहमति जाहिर करे, तभी वो एक वैलिड ऑफ़र आएगा। देन ऑफ़र में बी कंडीशनल, प्रस्ताव जो है वो शर्त युक्त हो सकता है। ऑफर में भी कंडीशनल, कि उसमें वो जितनी चाहे जैसी चाहे कंडीशंस जो है वो लगा सकता है, कि जी अगर जो है आपने ऑफर दिया, आप कहते हैं कि जी मुझे ये जो इसकी एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी बाय मेल, कि वो ऑफर की एक्सेप्टेंस मेल के थ्रू आनी चाहिए, ऑफर की एक्सेप्टेंस जो है वो एसएमएस के थ्रू आनी चाहिए, ऑफर की एक्सेप्टेंस जो है वो कॉल के थ्रू आनी चाहिए, ऑफर की एक्सेप्टेंस जो है वो रिटर्न लेटर के थ्रू आनी चाहिए, ऑफर की एक्सेप्टेंस जो है वो अगर आप 3 दिन के अंदर दे देते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस जो है उसमें लगाई जा सकती हैं। देन दैट मीन्स कि ऑफर में भी कंडीशनल, कि उसमें जो भी कंडीशंस अगर ऑफरर चाहता है तो उसके लिए वो कंडीशंस लगा सकता है। देन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल सा टर्म है, इसके बारे में आपने ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जांपल्स भी बताएं। तो ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण जो है वो दोनों में अंतर है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इस में क्या होता है कि ऑफर में क्या होता है कि अगर जो किसी पर्सन ने अपनी कोई स्टेटमेंट दी है एंड वो स्टेटमेंट अगर एक्सेप्ट हो जाती है, तो जो ऑफरर है वो उसको करने के लिए बाध्य हो जाता है, तब वो ऑफर हो जाता है। इनविटेशन टू ऑफर में क्या है कि अगर एक पर्सन जो है वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है और अगर वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो भी जाती है तब भी जो है वो उसके लिए बाउंड नहीं है, तब वो इनविटेशन टू ऑफर की कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख दिया, ताकि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। बाकी डिटेल में आप जो है वो बुक्स में देख सकते हैं ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। तो बट बेसिकली जो मेजर डिफरेंस है वो कहने का मतलब ये है कि ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो जिस पर्सन ने वो ऑफर दिया है वो उसको करने के लिए बाध्य हो जाता है। बट इनविटेशन टू ऑफर में क्या है कि अगर उस इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा तब भी वो पर्सन जो है उस काम को करने के लिए बाध्य नहीं होता। तो इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, एन इन्विटेशन बाय द कंपनी टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। सो फॉर एग्जांपल की कंपनी ने जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू किए कि आप जो है वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब शेयर्स के लिए अप्लाई करने के लिए ऑफर दिया है, वो इनविटेशन दिया है कंपनी ने, इनविटेशन टू ऑफर कहेंगे उसको, क्योंकि जब प्रोस्पेक्टस इशू किया तो उसमें जो है वो इन्वेस्टर्स या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स कह लो, तो वो क्या है कि कंपनी के पास अपनी एप्लीकेशंस भेजेंगे। अब कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो दैट मीन्स कि ऑफर किसकी तरफ से जा रहा है, वो जिसने एप्लीकेशन भेजा है। अब उस ऑफर को जो है वो कंपनी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। या डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन द शॉप, कि अगर जो है किसी दुकानदार ने जो है वो दुकान के बाहर जो है वो सामान अपना शोकेस में लगाया हुआ है, तो उसमें अगर आप जाते हैं कि जी मुझे ये सामान इतने रुपए में खरीदना है, तो वो दुकानदार की मर्जी है कि उतने रुपए में आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, कि उसने जो है वो डिस्प्ले में इसलिए लगाया कि आप जाएं और उसको जो है वो एक ऑफर दें कि इतने रुपए में आप खरीदना चाहते हैं, और अगर उसको ठीक लगता है तो उतने रुपए में बेच सकता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके लिए जरूरी हो जाएगा कि अगर उसने डिस्प्ले में लगाया तो आप जो भी रेट उसको कहते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बोलते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना उसके लिए बाध्य नहीं है वो। अगर उसको ठीक लगेगा रेट, टर्म्स एंड कंडीशन ठीक लगेंगे, तभी वो बेचने के लिए बाध्य है। या एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल्स, की कुछ चीज़ों की ऑक्शन करनी है, तो ऑक्शन के लिए अगर आप इन्विटेशन देते हैं कि आप आएँ और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो ये नहीं कि आप जाएंगे और उस ऑक्शन में जो भी रेट आप बोलेंगे उस रेट पे आपको सामान मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना ऑफर देंगे, और वो ऑफर जब वो वन ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 पे जब वो हैमर गिरेगा, तब वो ऑफर जो है वो एक्सेप्ट माना जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर जो है दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। Then an offer must not contain a term that non-compliance of which amounts to acceptance। मतलब ऑफर में ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते, ऑफर कंडीशनल हो सकता है बट उस ऑफर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि जिसको ना मानना या ना करने की वजह से जो है वो ये माना जाएगा कि जो है प्रपोजल या ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है वो किसी को
लेटर लिख दी, ऑफ़र दे दिया कि लेटर में कि अगर ये है मैं आपकी जो है ये गाड़ी 10,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, और अगर आप जो है 3 दिन के अंदर मुझे जो है इसका जवाब नहीं देते, तो ये माना जाएगा कि आपने जो है मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। अब अगले की गाड़ी जो है वो 5 लाख की गाड़ी, और आपने कह दिया जी कि मैं 10,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, और अगर 3 दिन में आप नहीं जवाब देते तो जो है ये ऑफ़र जो है एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस नहीं लगा सकते आप। तो कि जिसके ना करने की वजह से जो है वो प्रपोज़ल को एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा, ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकते। क्योंकि उससे फिर नुकसान है ना। अब वो पर्सन जिसकी गाड़ी अपनी 5 लाख की है, उसके पास तो रोज़ चिट्ठियाँ आनी शुरू हो जाएंगी कि जी आपकी गाड़ी मैं इतने रुपए में खरीदना चाहता हूँ, 2 दिन में बताओ, नहीं तो आपकी वो जो है वो एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। तो उस पर्सन को तो पता नहीं कितने जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए जो है उसको सेफ गार्ड करने के लिए कहा गया है कि इस तरह की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। हाँ, ये कंडीशन हो सकती है कि अगर आपने इस ऑफर को 3 दिन के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर खत्म हो जाएगा, ऑफर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। बट इस तरह की कंडीशन नहीं लगा सकती कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। तो नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, ऐसी कोई कंडीशन उसके अंदर ऑफर के अंदर नहीं हो सकती। एंड ऑफर मस्ट बी फॉर पॉसिबल एक्ट, कि ऑफर जो है वो एक पॉसिबल संभव कार्य के लिए होना चाहिए, कि जो भी आप ऑफर उसको दे रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ऐसा कोई ऑफर ना हो जिसमें जो है उसकी परफॉर्मेंस को या प्रॉमिस को पूरा करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।